तो बड़ी खबर, और बड़ी खबर की एक दिलचस्प जानकारी आपको देने जा रहा हूं। पहली बात यह कि 3 इस्तीफे हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रताप सारंगी उड़ीसा से आते हैं, रतनलाल कटारिया हरियाणा से हैं और दलित समुदाय से आते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण इस्तीफे हो चुके हैं मोदी कैबिनेट से। आज मोदी जी पूरे घर के बदल डालूंगा के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी एक ज्योतिष ने मुझे व्हाट्सएप किया है और उसने बताया है कि ज्योतिष के मुताबिक आज दिन भर जया तिथि रहेगी। इस तिथि में किए गए कामों से दुश्मनों पर जीत मिलती है। शाम को करीब 6 बजे चंद्रमा मृगनाशी नक्षत्र में रहेगा। इस तिथि और मंगल के नक्षत्र में किए गए कामों में जीत मिलती है। साथ ही सफलता देने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि कल सुबह सूर्योदय के बाद खत्म होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया हर काम सफल होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात फिर बताऊंगा आपको। ज्योतिष के अनुसार, आप अवधेश जी ज्योतिष वगैरह मानते हैं? देखिए आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब ऐसा है कि ज्योतिष को न मानने का मेरे लिए कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं आप भी अपनी कुंडली दिखवाई है। नहीं, हमारा तो आपको मालूम है कि मैं एक साधारण किसान परिवार में पढ़ा लिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ ही क्लियर नहीं है। और मैं भारत के बारे में कहता हूं कि भैया यहाँ ज्यादातर लोगों के जो घरों में हम लोगों के एज में हैं, उनका तो 5 मिनट भी आगे पीछे हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जन्म तिथि वाली ज्योतिष नहीं, हमारे यहाँ हस्तरेखा, मस्तक रेखा, पैर, उससे जरूर एक बार एक बड़े ज्योतिषी मिले थे जिनसे मैं प्रभावित भी हुआ था। देखिए ये बात ठीक है कि इस समय ज्योतिष के से वो गणना कराते हैं, बहुत सारी चीजों पर करते हैं, और इस समय मतलब नरेंद्र मोदी के लिए एक अनपेक्षित स्थिति है, खासकर कोरोना की दूसरी लहर में, क्योंकि और इसीलिए उन्होंने एक शुरुआत अभी की है। देश से संवाद करने का नहीं हुआ है, फिर लोगों का माइंड डाइवर्ट हो और थोड़ा काम दूसरी दिशा में जाए, कोरोना से हटे। कश्मीर की बैठक हो गई, आपको पता है, उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो गई, अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है, ताकि देश का जो मनोविज्ञान है वो दूसरी ओर जाए। तो जाहिर है कि अब उसमें थोड़ा सा समय काल खंड क्या क्या परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी नेता अगर जनहित में, देश हित में ज्योतिष का उपयोग करता है, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए अवधेश जी आपको रोकूंगा। मैं विकास चंद्रा के पास चल रहा हूं, उनके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ब्रेकिंग न्यूज है? और आज तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, ज्योतिष कह रहे हैं हर काम जो करता है उसे जीत मिलती है। मोदी जीत पाएंगे? लोगों की निराशा दूर कर पाएंगे जो कोरोना 2 के बाद हुआ है? जी दिवस सर, ये कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं तो उनके जो निजी ज्योतिषी हैं उनसे वो बिना राय लिए नहीं करते हैं, और शायद सर्वार्थ सिद्धि योग को ही देख करके इस शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके पहले जो इस्तीफे का एक दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जैसा आपने पहले ही कहा कि पूरे घर के बदल डालूंगा के मूड में मोदी दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा चेहरा है उसे भी ड्रॉप होना पड़ा है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। आप देखें कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय खुद उनके मैनेजमेंट से जो प्रधानमंत्री जो नाखुश हुए थे, और खुद ही अपनी देख रेख में पूरे कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने अपने हाथ में सारी चीजों को ले लिया था। तो उसी समय ये लग गया था कि जब इसके बाद अगर ये सफल होगा तो शायद डॉक्टर हर्षवर्धन अपने पद पे कंटिन्यू ना कर सके, और वो सामने आ गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरीके से चौंकाने वाला एक और इस्तीफा है, वो जो उड़ीसा से है, वो प्रताप चंद्र सारंगी का। क्योंकि प्रताप चंद्र सारंगी जब मंत्री बनाए गए थे तो उनके बारे में कहा गया था कि इससे ज्यादा सादगी वाला और इससे ज्यादा गरीब कोई मंत्री नहीं हो सकता है। और वाकई में ऐसे हैं भी हैं जो बहुत ही सादगी वाले हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनके काम काज से भी प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं हो सके। विशेश्वर टुंडू उनकी जगह पे लाए जाएंगे, जो हमें जानकारी मिली है। तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा सारंगी ने भी सौंप दिया है। जी, तो मीनाक्षी लेखी का अंदर आना इससे ही लग गया था कि हर्षवर्धन जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से एक ही चेहरा होता है। जी निश्चित तौर पर जब मीनाक्षी लेखी का आने से लग रहा था कि हर्षवर्धन का इस्तीफा हो जाएगा, और पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार थी, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री इनके कामकाज से खुश नहीं है, नाखुश हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इनका मैनेजमेंट बिल्कुल नाकाम हुआ था, ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। तो दिल्ली से भी किसी न किसी को मंत्री बनाना ही था, दिल्ली को वैसे खाली नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि बीजेपी यहाँ वैसे ही जद्दोजहद में लगी हुई है, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही मीनाक्षी लेखी का नाम आया तो ये लगने लगा था कि शायद डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो जाए, तभी दिल्ली के किसी व्यक्ति की एंट्री होगी। तो अब हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। वाकई ये एक चौंकाने वाला भी इस्तीफा है। जी
चौंकाने वाला इस्तीफा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री को हटाना। दूसरी लहर के बाद लोगों में भारी निराशा का माहौल था। लोग डर रहे थे, डर के मारे सड़कों पर कर्फ्यू लग गए थे। दिल्ली में खुद मैंने महसूस किया और खुद मैं उसका शिकार हुआ। सीधे चलते विनोद अग्निहोत्री के साथ। सर, जो डर, असुरक्षा और निराशा का वातावरण है, क्या इस इमेज मेकओवर से दूर हो पाएगा? नहीं, देखिए, जब बदलाव होता है, तो जब बदलाव होता है दीपक जी, तो बदलाव के बाद उम्मीद की जाती है कि पिछली बातें भूल करके नई इबारत लिखी जाएगी। तो निश्चित रूप से अब नए स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, वो नई घोषणाएं करेंगे, नए तरीके से चीजों को देखेंगे, अफसरों में भी थोड़ा उत्साह पैदा करेंगे, कुछ नई योजनाएं लेके आएंगे। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो नए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ज्योतिष के हिसाब से भी योग है। देखिए, ज्योतिष की जहां तक बात है, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आध्यात्मिक और धार्मिक तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो कर्मकांड में विश्वास करते हो, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब देश भर के सारे ज्योतिषी कह रहे थे कि क्या कहते हैं, ये जब ये होता है ना अगस्त में, चतुर्मास के महीने में समय शुभ नहीं होता, राम मंदिर का शिलान्यास नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। जब जिस समय को माना था देवता सो रहे हैं, देवस्थानी एकादशी के बाद जब देव जगते हैं तब सारे शुभ कार्य होते हैं, लेकिन उन्होंने किया। तो वो कुल मिला के मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री इस तरह की बहुत ज्यादा कोई जो है इन चीजों में ध्यान रखते हैं। वो कर्मयोगी ज्यादा है, वो इन सब चीजों में कम विश्वास रखते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक तो है। तो इसलिए आप देखिए, उन्होंने शपथ ग्रहण जब लिया था, दोनों समय जो है शपथ, एक बार शाम को 4 बजे के आसपास ली थी और दूसरी समय सूर्यास्त के बाद ली, लगभग गोधूली बेला में 7 बजे। उसको भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से ज्योतिषी उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना फैसला होता है कब क्या करना है। वो ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि जैसे मुझे किसी ने कहा, जब ये चर्चा चल रही थी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार अमावस के पहले हो जाएगा, मैंने कहा भाई पता नहीं। बोले नहीं, अमावस के बाद होना चाहिए। अमावस तो शुक्रवार को, शुक्रवार के बाद होगा विस्तार। बहुत सारे लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा। तो हमें लगा कि हो सकता है कि अमावस वाली बात सही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी जी के जमाने में और तमाम सारे मुख्यमंत्री सब चीजों को बहुत मानते हैं, लेकिन वो विस्तार पहले ही हो रहा है। तो अमावस वाली जो समय सीमा थी वो भी उन्होंने नहीं मानी अपने हिसाब से। मैंने कहा था चाहे अमावस हो चाहे पूर्णिमा हो, नरेंद्र मोदी जी को जब समय सूट करेगा और जब उनकी गणना के हिसाब से चीजें सही होंगी तब वो अपना काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जो अभी धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे थे और शायद ये अपना हमारे अवधेश कुमार भी कह रहे थे कि पब्लिक डिस्कोर्स जो है उसको बदलने की कोशिश, यानी जो लगातार एक डिस्कोर्स जो है कोरोना को लेकर के और कि उसकी कोरोना की विफलताओं को लेकर के या किसान आंदोलन को लेकर के या और बहुत सारे तमाम सारे जो सरकार को लेकर सवाल उठते रहे, उसको चलता रहा। अब मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार के जरिए वो पब्लिक डिस्कोर्स, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलेगा इसलिए कि नए मंत्रियों के पुराने मंत्री क्यों गए, उनके कामकाज पर सवाल उठेंगे, नए मंत्री आएंगे, उनकी नई घोषणाएं होंगी, नए तरीके से काम करेंगे। तो अब जो है सरकार से नए मंत्रियों के कामकाज को लेकर के उस पर चर्चा होगी, नए मंत्री इंटरव्यू देंगे, वो साक्षात्कार देंगे। तो कुल मिलाकर के एक तरह से राजनीतिक डिस्कोर्स अगले 2-3 महीने 2-4 महीने जो है बदलने की कोशिश सरकार करेगी। और जब डिस्कोर्स बदलेगा तो जाहिर है निराशा भी छटती है, फिर लोगों को उम्मीद भी बनती है। अच्छा विनोद जी, आपने कुंडली बनवाई है कि नहीं, ये भी बताइए। नहीं, मेरी कुंडली मैं थोड़ी बनाऊंगा, वो तो माता पिता ने बनवा दी। वो तो माता, जब हम लोग पैदा होते हैं तो कुंडली तो हमारे माता पिता बनवाते हैं। अच्छा, अरे विनोद जी थोड़ा बहुत खुद भी ज्योतिषी हैं। अच्छा, वैसे क्या कह रहे हैं ज्योतिष नहीं, मैं आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हाथ आगे कर देता हूँ, देख दीजिए विनोद जी, मैं हाथ आगे करता हूँ, देख दीजिए। तो कैमरे का फोकस करवाइए आप उस पे। तो बता, कभी स्टूडियो आके देखूंगा आपका हाथ। अवधेश जी, दीपक जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता अवधेश जी, क्या पॉजिटिव साइड में पब्लिक डिस्कोर्स बदलेगा? फिर उमाकांत जी के पास जाऊंगा। हाँ, मैं 2 लाइन में पहले विनोद जी की बात पर टिप्पणी कर दूं। फिर देखिए, ज्योतिष को मानना अंधविश्वास नहीं है, लेकिन अंधे होकर के तय काम सारे रोक देना, उसी पर निर्भर रहना, ये अंधविश्वास हो सकता है। मेरी जो जानकारी है वो नरेंद्र मोदी के साथ तो देश के अनेक ज्योतिषी हैं, और मैंने पहले भी कहा, उस समय कट गया था, अगर ज्योतिष बना था समाज, देश
और व्यक्ति के हित के लिए, कि उनको समय के पहले कुछ साधना के स्तर पर जो ज्ञान है वो दे दिया जाए और सचेत कर दिया जाए। तो कोई देश हित, जनता हित का ध्यान रखते हुए अगर ज्योतिष का उपयोग करता है नेता, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं लगती। लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए यूज करना कि हमारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, उससे मैं असहमत होता हूं। दूसरी बात देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स बदलेगा। अब वो उसमें एक चीज जो है कि जो तीसरी लहर हो रही है, अगर तीसरी लहर वाकई आती है, हालांकि मैं पहली, दूसरी, तीसरी लहर नहीं मानता हूं, क्योंकि कोरोना कभी पूरी तरह खत्म हुआ नहीं, भले 5,000 केस रहे, 10,000 केस रहे ना, आगे बढ़ता है। अगर आती है उसमें फिर प्रबंधन में कमी होती है। तो अभी तक जो पब्लिक डिस्कोर्स बदला है इसमें कोई दो मत नहीं है। कश्मीर पर व्यापक चर्चा हुई, अखबारों में लेख छपे, एडिटोरियल छपे, हेडलाइन से कोरोना हट गया, लंबे समय से हटा है। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई टीवी से, वहां से भी हेडलाइन से हट गया। भारत के बारे में दुनिया के स्तर पर जो खबरें छप रही हैं उससे भी कोरोना काफी नीचे आ चुका है, और दूसरी खबरें ऊपर आ रही हैं। चीन को लेकर खबरें हैं, भारत की और खबरें हैं, पाकिस्तान को लेकर के ये सारी खबरें हो रही हैं। तो जाहिर है कि जनता का जो डिस्कोर्स है, मैंने बहस है जनता के बीच, जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है। कैबिनेट के बाद मुझे लगता है 4-5 दिन तक इसकी चर्चा होगी, कैसे क्या हुआ है चलेगा। इसको आगे अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इसको आगे ले जाने के, कि देश जो है कोरोना से हटकर अर्थव्यवस्था पर, सांस्कृतिक जो उनकी मूल रहती है, संस्कृति, अध्यात्म पर, राजनीति पर, कश्मीर पर, राम जन्मभूमि पर, आतंकवाद पर, भारत चीन संबंधों पर, कैसे वो आगे जनता उस पर बहस करे और ध्यान जाए, वो उस पर भी निर्भर करेगा। और अंतिम बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए कुछ भी कर लीजिए, अर्थव्यवस्था अगर नहीं सुधरी और स्वास्थ्य प्रबंधन ठीक नहीं हुआ तो सारा डिस्कोर्स जो है फिर से कहीं ना कहीं निगेटिव वापस आएगा, भले वो कोरोना नहीं हो, कुछ और हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। सीधे मैं चलता हूं इस वक्त, और मेरे सहयोगी राहुल डबास ने कौशल किशोर से बात की है, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सदस्य मंत्री के तौर पर कौशल किशोर भी होंगे हमारे साथ सीधा बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। सर, किस तरीके से देखते हैं परिवर्तन को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और दलित अस्मिता की बात मायावती भी करती हुई नजर आती है और तमाम विपक्षी दल भी। ऐसे में ये मैसेज कितना बड़ा मैसेज है, आपके नाम का चयन उत्तर प्रदेश से? देखिए, अगर हम कुछ इश्यूज़ पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार हो, इन लोगों ने उन लोगों के पूरे मिशन को पूरा करने का काम किया है जो मनीषी थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उनका था शोषणविहीन जातविहीन समाज की स्थापना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पूरा कर रही है, बिजली देकर, आवास देकर, गैस सिलेंडर चूल्हा देकर, ये सारी सुविधाएं, और मुफ्त में इलाज देकर, किसानों को किसान निधि सम्मान देकर उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम कर रही है। तो ये इससे जो है लोहिया जी का भी मिशन पूरा होता है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है अंत्योदय, वो भी पूरा होता है। तो जो काम कर रहे हैं वो पूरे लिए जनता के हित का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की कर रही है। इसलिए निश्चित तरीके से जनता की जो भावनाएं हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ी हैं, और तेज़ी से उसमें अब जुड़ाव और ज़्यादा बढ़ेगा। सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में किस तरीके की आपकी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि जो डिलीवर करना है उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो 8-9 महीने के अंदर करना है, और देश के लिहाज से भी 2.5 वर्ष के आसपास का कार्यकाल बचा हुआ है। मोदी सर, जो भी जिम्मेदारी माननीय मोदी जी द्वारा दी जाएगी उसको हम पूरी तरह पारदर्शिता से, ईमानदारी से पूरी करने का उसको प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इस संबंध में अगर लोगों के अंदर कोई भावनाएं हैं तो हमारा प्रयास होगा कि उनके कामों की जिम्मेदारी लेना, उनकी परेशानियों को सुनना, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका जो निराकरण है उसको इस तरह करना कि जैसे हमारी सरकार पहुँचे जन जन के द्वार,
तो इस मुहिम पे हमको काम करना है कि हमारी सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचने का काम कर रही है। जिस तरीके से हर एक समुदाय का ख्याल रखा गया, युवा वर्ग का ख्याल रखा गया, आपको लगता है कि वो मैजिकल सोशल इंजीनियरिंग है जिसकी वजह से 2022 का समर आसान हो जाएगा उत्तर प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए? ये सही है कि देखिए समाज में जातिवाद है, और समाज में जब जातिवाद है तो लोग शादी बारात, लड़कियों की शादी आपस में अपनी बिरादरी में लोग करते हैं, और इसलिए जब समाज का कोई लीडर होता है तो उसके साथ लोग जो नज़दीकी होते हैं उनके समाज के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझ रहा हूँ कि ही नहीं पूरे देश के अंदर। कौशल किशोर दलित समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश से 5 नए चेहरे शपथ ले रहे हैं, जिनमें से ये भी एक है। बीएल वर्मा दूसरा नाम है, पंकज चौधरी तीसरा नाम है, और ऐसे 2 नाम हैं जो शपथ ले रहे हैं। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश से आते थे, उनका इस्तीफा हो चुका है। एसपीएस बघेल जो आगरा से सांसद है वो भी शपथ ले रहे हैं। यासिर के पास चलेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी सबसे पहले चलते हैं उमाकांत लखेड़ा जी के पास। उमाकांत लखेड़ा जी, 5 मुख्य कारण है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने ये रिशफल किया है। सबसे पहला गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना, दूसरा जनता की निराशा दूर करना, तीसरा जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ प्रतिनिधित्व करना, राज्यों में पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाना पश्चिम बंगाल की हार के बाद, और अपनी ताकत को बढ़ाना। इन 5 फैक्टर्स के चलते इस मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। आज के दिन आपको सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर कौन सा लगता है? डॉक्टर हर्षवर्धन का हटाया जाना? देखिए, मोदी सरकार के बारे अच्छा, में 2 और इस्तीफे हो गए हैं। अश्विनी चौबे का इस्तीफा हो गया है और बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा हो चुका है। आप बोलिए, उमाकांत जी बोलिए प्लीज। सुप्रियो चूंकि बंगाल के मंत्री थे और बंगाल, सॉरी आपको रोकना पड़ा, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। प्रमोट किया गया उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी कई बार उनका चर्चा की गई कि अगर ये जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और चूंकि वो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो और अब चूंकि अब कोई तत्काल कोई उपयोगिता नहीं रह गई है ऐसे लोगों की, तो इसलिए। और बिहार में अश्विनी चौबे जी बिहार से हैं, वो भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय ये है कि वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, तो हर्षवर्धन जी को हटाया तो उनके जूनियर मंत्री को भी हटाया। मतलब ये मतलब मोदी जी ने जता दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्होंने पूरे घर का बदल डाला है। एक प्रशासन हाँ तो पूरा जो जूनियर मंत्री थे उनको भी हटाइए, नहीं कि सीनियर को हटा दिया और जूनियर को रहने दिया। अगर जूनियर को रहने देते तो उसका गलत मैसेज जाता। तो उन्होंने पूरी टीम को, नई टीम को लेके आएंगे, ये उन्होंने अच्छा किया कि ऊपर से नीचे तक बदल दिए, दोनों जूनियर और सीनियर दोनों को बदल दिया। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, मोदी सरकार के बारे में जो अवधारणा है, जो निर्भीक लोगों की या जो इंडिपेंडेंट लोगों की जो अवधारणा, वो ये है कि भाई जो सत्ता का केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो गया कि हम और आप लोगों को जो फीडबैक मिलता था कि भाई मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं रह गई है, सारे आदेश जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं। और निश्चित रूप से इस बात की, जब बंगाल में चुनाव हारे और कोविड की जो दूसरी लहर आई, तो कोविड की दूसरी लहर में ये मैसेज गया कि पूरा परफॉर्मिया पोजीशन का भी चार्ज था कि पूरा ध्यान आपका चुनाव जीतने पर था, सरकारें गिराने पर था। तो आपने कोई जो कोविड 1 की जो सबक थे उसकी तैयारी टाइमली नहीं की आपने। जैसे RT-PCR होता है, वैक्सीन की तैयारियां होती है, लोगों को वैक्सीनेट कराना इतनी बड़ी आबादी को। तो ये सारी जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस का नैरेटिव जो था वो सरकार के खिलाफ गया और पब्लिक में एक रिजेंटमेंट। और ये मेरा फीडबैक नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर ये फीडबैक अपनी पार्टी के जरिए सरकार को दिया है और उनको सबको पता है। दूसरी बात यह है कि इस सारी चीज़ों का जो परफॉर्मेंस, हमारी कोविड से निपटने की जो परफॉर्मेंस खराब हुई, इसकी जो गलत संदेश केवल भारत में नहीं गया, विदेशों में भी इसका गलत संदेश गया कि देखिए भारत इतना ताकतवर देश है, इतने संसाधनों वाला देश है, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो छवि है उस पर आँच आई है और उसको सुधारने के लिए एक मेगा प्रयास उन्होंने किया है। और ये करने जा रहे हैं। 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन मुझे तमाम तरह के जो फैक्टर्स है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इकोनॉमी जो है, हमारा बुरा हालत है इकोनॉमी का, और जो महंगाई है, जो प्राइस राइस है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो कॉमन मैन में जो निराशा का भाव है, इसलिए
मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री को वो जो मैसेज गया था कि भाई नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट है, इसने काम नहीं हो रहे हैं, लोग मर गए हैं, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, तो वो जो जिसको कहते हैं कि उससे एकदम उन्होंने ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि देखिए हमसे गलतियां हुई हैं, कुछ कमजोरियां रही हैं, हम उनको आने वाले टाइम पर ठीक करेंगे। और यही संदेश है। और इसमें जो वैरायटीज दी गई हैं, इसमें कई मिक्सचर दी गए हैं कि भाई युवा पीढ़ी को दिया, नए चेहरे उतारे, 2-2 बार के एमपी उतारे, ऐसे बहुत कम एमपी हैं कि जो एक ही बार में मंत्री बना दिया गया। तो तमाम तरह के उन्होंने चीज़ें इसमें शामिल की है। और मुझे लग रहा है कि प्रतिभा को ध्यान रखा गया है। प्रतिभा, अगर वो टैलेंट है उसके अंदर, तो टैलेंट की सरकार में जो कमी थी उस टैलेंट को, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिसको कहते हैं जो काबिलियत है, उसको परफॉर्मेंस, उसको काबिलियत को ये इन्होंने वरीयता देने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, आपको यहीं पर रुकना होगा, मेरे पास टाइम इतना ही है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये लगातार कवरेज मेरे दूसरे साथी के साथ जारी रहेगी।